मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। कपल में लड़के का नाम विपिन और लड़की का नाम संध्या होता है। दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं क्योंकि एक हफ्ते में दोनों की शादी होने वाली है। संध्या विपिन से कहती है, मैंने आज तक कभी कोई फ्लाइट लैंड होते हुए नहीं देखी, लेकिन मैं ऐसा होते हुए देखना चाहती हूँ। उसके बाद विपिन संध्या को एयरपोर्ट के पास के सुनसान इलाके में लेकर जाता है, जहाँ संध्या फ्लाइट को लैंड होते हुए देख लेती है। लेकिन इसी बीच विपिन के सर पे कोई रॉड से वार करता है और विपिन बेहोश। इसके बाद वो आदमी लगातार विपिन की बॉडी पर हमला करते जाता है, जिससे विपिन का काफी खून बहने लगता है। उसी वक्त एक आदमी आता है और विपिन की काफी मदद करके उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। सीन दोस्तों यहीं से चेंज होता है और हम एक ऑटो ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम है राघवन। वो एक लड़की का वेट कर रहा है और जैसे ही वो लड़की अपने घर से निकलती है, राघवन तुरंत उसे पिकअप करने के लिए उसके सामने ऑटो लेकर पहुंच जाता है। वो लड़की भी राघवन की ऑटो में बैठ जाती है। उस लड़की का नाम है निमी। निमी राघवन से कहती है, मैं जब भी कहीं जाने के लिए निकलती हूँ तुम पहले ही ऑटो लेकर पहुंच जाते हो, क्या तुम यहीं अगल बगल ही रहते हो क्या? राघव भी कह देता है कि मैडम मैं यहीं बगल में ही रहता हूँ और मुझे भी ऑटो स्टैंड जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। रास्ते में आपका घर पड़ता है तो मुझे सवारी भी मिल जाती है। अब निमी उसकी इस बात को समझ जाती है और फिर अपने काम के लिए निकलती है। राघवन देखने में तो काफी शरीफ है, लेकिन अंदर से उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। निमी के ऊपर उसकी गंदी नजर होती है। ऐसे एक दिन जब निमी हड़बड़ी में एयरपोर्ट जा रही होती है तो वो राघवन की ऑटो में बैठती है। उससे कहती है, मुझे जल्दी एयरपोर्ट पहुंचा दो, क्या कोई शॉर्टकट रास्ता है? राघवन निमी को जंगल के एक शॉर्टकट रास्ते से लेके जाता है और निमी जब वो रास्ता देखती है, उसके चारों तरफ जंगल के अलावा कुछ नहीं होता। ये देखकर तो वो घबरा जाती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे साथ। राघवन अपनी ऑटो चलाने पर ध्यान देता है, लेकिन अचानक उसका ऑटो का टायर कहीं कील में लग जाता है, जिसकी वजह से उसका एक टायर पंचर होता है और फिर उसे मजबूरन ऑटो रोकना ही पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर निमी ऑटो से भाग जाती है। राघवन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी कोई पीछे से आकर राघवन पर हमला कर देता है और वो बेहोश। इस आदमी का नाम है हर्षा और ये इस कहानी का मेन लीड है। हर्षा राघवन को एक बैग में पैक करके अपने घर लेके आता है। घर पहुंचते ही हर्षा बैग को खोलता है तो तभी राघवन हर्षा के हाथों को काट लेता है, लेकिन वो कैसे भी करके राघवन को फिर बेहोश कर देता है। इसी बीच हर्षा के घर की डोरबेल बजती है। वो गेट खोलता है तो गेट पर एक छोटी लड़की जिसका नाम सफी है वो खड़ी होती है। दरअसल यहाँ में पता चलता है कि सफी पियानो की क्लासेस हर्षा से लेती है और हर्षा एक म्यूजिक टीचर है। फिर हर्षा उसे पियानो की क्लासेस देने लग जाता है। अगले सीन में हम सीनियर ऑफिसर अलेक्जेंडर को देखते हैं, जो कि विपिन के मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने आया है। अलेक्जेंडर अपने कांस्टेबल रामचरण से पूछता है कि बॉडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई क्या? रामचरण भी कहता है कि सर मुझे ऐसा लगा कि रिपोर्ट आप खुद बॉडी को देखकर चेक करोगे, इस वजह से मैंने रिपोर्ट नहीं बनाई। रामचरण की इस बात से अलेक्जेंडर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे डेड बॉडीज देखना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मजबूरन उसे जाकर बॉडी देखनी पड़ती है, जिसके बाद तो वो सीधा वोमिट शुरू कर देता है। अगले सीन में अलेक्जेंडर और रामचरण दोनों एक शख्स जिसका नाम इंद्रजीत है उसे शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करते हैं। दरअसल इंद्रजीत विपिन का दोस्त है और पुलिस का शक होता है कि विपिन का मर्डर इंद्रजीत नहीं किया है। अलेक्जेंडर और रामचरण संध्या से पूछताछ करने लगते हैं। रामचरण संध्या से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा होते हुए देखा है कि कोई शख्स फ्लाइट लैंड होते हुए देखने जाता है। वाह। संध्या भी कहती है कि क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता? उसके बाद रामचरण संध्या से उसके पास्ट के बारे में पूछता है और उसके मर्डर से पहले किए गए मैसेज के बारे में भी पूछता है। संध्या ये बात बताकर घुमा देती है कि विपिन और इंद्रजीत के बीच में लड़ाई हुई थी और इंद्रजीत मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो मैं उसे कभी भी मैसेज कर सकती हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिसके बाद ऑफिसर अलेक्जेंडर इंद्रजीत से पूछताछ करने जाता है और उससे कहता है कि विपिन के साथ एक छोटी सी लड़ाई के कारण तुमने ही उसे मारा है ना, अब तुम ही जेल जाओगे। संध्या तो बच जाएगी लेकिन तुम फंसोगे। यह सुनते ही इंद्रजीत सारी सच्चाई अलेक्जेंडर को बता देता है कि ये मर्डर मैंने ही किया है, वो भी संध्या के कहने पर, क्योंकि उसने मुझे अपने साथ शादी करने का लालच दिया। अब सच्चाई सुनने के बाद अलेक्जेंडर सीधा संध्या को लॉकअप में डाल देता है और ये केस होता है सॉल्व। अलेक्जेंडर के सीनियर उसका काम करने के तरीके को देखकर काफी इंप्रेस होते हैं और उसे प्रमोट भी कर देते हैं। अगले दिन जब अलेक्जेंडर पुलिस स्टेशन आता है तो राघवन की वाइफ राघवन के मिसिंग होने की कंप्लेंट करने आई है, जिस पर अलेक्जेंडर उसकी कंप्लेंट तो ले लेता है, लेकिन राघवन की वाइफ से उसकी फोटो मांगता है। उसकी वाइफ जैसी ही फोटो देती है, अलेक्जेंडर फोटो को देखकर काफी गुस्सा होता है और राघवन की वाइफ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम भी इसे काफी लंबे समय से ढूंढ रहे हैं और इसे पकड़ने के बाद सबसे पहले उसे लॉकअप में बंद करेंगे। अगले सीन में हम हर्षा को देखते हैं, जो अपने टीवी का वॉल्यूम हाई करके राघवन के पास जाता है और एक इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेकर राघवन के दांत निकालने लगता है, जिससे दर्द के मारे राघवन जोर जोर से चिल्लाता है। इधर पुलिस स्टेशन
स्टेशन में अलेक्जेंडर निमी और उसके बॉयफ्रेंड डॉक्टर रॉय को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। अलेक्जेंडर पूछता है कि आप ऑटो से निकलकर भागी क्यों। निमी जवाब देती है कि मुझे उस आदमी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगा। शाम का वक्त था और वो मुझे जंगल के सहारे लेके जा रहा था, इसी वजह से मैं डर कर भाग गई। तभी रॉय भी कहता है कि दरअसल मैं उस दिन वहाँ नहीं था, मैं तो मेडिकल की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गया था और निमी जब रास्ते से जा रही थी तो उसके साथ ये सब कुछ हो गया। अलेक्जेंडर फिर उन्हें जाने के लिए बोल देता है क्योंकि उनसे कुछ खास बात पता नहीं चलती। फिर वो खुद रामचरण को लेकर घटना स्थल पर पहुंच जाता है जहां से राघवन गायब हुआ था। अब अलेक्जेंडर और रामचरण को राघव का ऑटो उसी जगह पर मिलता है और उसके साथ निमी का बैग भी, जो भागते हुए उस दिन उसने ऑटो में छोड़ दिया था। अलेक्जेंडर वहां थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करके निकल जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर रॉय के घर पहुंचता है और उससे बोलता है कि हमने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन हमें उस आदमी का पता नहीं चला जिसने राघवन को किडनैप किया। लेकिन निमी का बैग मिला है, उससे सामान गायब था, तुम पुलिस स्टेशन आकर बैग ले लेना। अलेक्जेंडर उससे ये भी कहता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं क्या। डॉक्टर रॉय जवाब देता है कि हर्षा के केस में हम पहले भी मिल चुके हैं, जिस पर अलेक्जेंडर जवाब देता है कि हाँ, मुझे भी याद आया, हर्षा कहाँ है, तुम्हारे पास उसका कोई नंबर है क्या। डॉक्टर रॉय कहता है कि हर्षा एक म्यूजिक फाइल के लिए बाहर गया हुआ है और मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है। उसके बाद डॉक्टर रॉय अलेक्जेंडर को हर्षा का एड्रेस दे देता है। अब अलेक्जेंडर को डॉक्टर रॉय पर थोड़ा शक भी होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि हर्षा और डॉक्टर रॉय ने कहीं दोस्ती तो नहीं कर ली, बट डॉक्टर रॉय के पास तो हर्षा का नंबर ही नहीं है। लेकिन अलेक्जेंडर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अलेक्जेंडर के जाते ही निमी रूम से बाहर आती है और डॉक्टर रॉय से कहती है कि हमारा प्लान काम करेगा ना। डॉक्टर रॉय भी कहता है कि हाँ, हमारा प्लान जरूर काम करेगा। इधर हर्षा को एक मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि केक इज हॉट, ईट इट फास्ट। हर्षा मैसेज देखते ही अपने फोन का सिम निकाल कर तोड़ देता है और नई सिम लगाता है। जिसके बाद हर्षा राघवन के निकले हुए दांतों को एक हैमर के सहारे छोटे छोटे पीसेस में करता है। तभी उसकी डोरबेल रिंग बजती है। ऑफिसर अलेक्जेंडर उसके घर के बाहर होता है। वो हर्षा से उल्टी सीधे सवाल पूछने लगता है कि तुमने ही राघवन को किडनैप किया है ना, जल्दी बताओ। लेकिन हर्षा अलेक्जेंडर के सभी सवालों का एकदम परफेक्ट जवाब देता है। उसे चाय के लिए भी पूछता है। अब अलेक्जेंडर चाय के बहाने हर्षा के घर को चेक करता है और चेक करते करते अलेक्जेंडर की नजर उसी रूम पर जाती है जिसमें हर्षा ने राघवन को बंद किया है, बट उस रूम के बाहर एक ताला लगा हुआ है। अलेक्जेंडर पूछता है कि तुमने इसे बंद क्यों किया हुआ है। हर्षा कहता है कि दरअसल घर के ओनर ने उस रूम को बंद करके रखा हुआ है और मैं कभी उसको खोल नहीं सकता। फिर अलेक्जेंडर रूम से जुड़े हुए काफी सवाल हर्षा से करता है, जिस पर हर्षा थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है और अलेक्जेंडर से कहता है कि सर, आप मेरे घर का सर्च वारंट ले आइए और फिर उस रूम के ताले को तोड़कर आप चेक कर लीजिए, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर सकते। अलेक्जेंडर ये सुनते ही बहाना करके हर्षा के घर से चला जाता है। अब अगले दिन अलेक्जेंडर को एक खबर मिलती है और घटना स्थल पर पहुंचने पर उससे पता चलता है कि एक किलर ने किसी को मारकर उसे जंगल में फेंक दिया है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और उस आदमी के हाथ को राघवन के डीएनए सैंपल से मैच करता है, लेकिन वो मैच नहीं होते। इसके बाद अलेक्जेंडर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हर्षा के घर जाता है, लेकिन उसके मकान मालिक से अलेक्जेंडर को पता चलता है कि हर्षा ने 4 दिन पहले ही ये घर खाली कर लिया है। अब अलेक्जेंडर उस पूरे घर में घूमने लगता है और घूमते घूमते उसकी नजर उसी कमरे में पड़ती है जिसमें हर्षा ने राघवन को रखा था। फिर वो घर के मालिक से कहता है कि तुमने इस रूम को बंद क्यों किया हुआ है। मकान मालिक जवाब देता है कि ये रूम नहीं, ये तो घर का बेसमेंट है, इसे भी पूरे घर के साथ हर्षा को दे दिया गया था, शायद उसी ने बंद किया होगा। इसके बाद अलेक्जेंडर उस दरवाजे को खोलकर बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट पूरा खाली होता है, लेकिन वहाँ मौजूद कुछ निशान को देखकर अलेक्जेंडर सारी कहानी समझ जाता है। उसके सामने विजुअल्स आने लग जाते हैं कि कैसे हर्षा ने राघवन को मारा होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि हर्षा ने राघवन को मारा क्यों। आखिर हर्षा और राघवन की कहानी क्या है। इसके बाद हम इस कहानी का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें डॉक्टर रॉय को दिखाते हैं। डॉक्टर रॉय के घर एक माया नाम की लड़की आती है और वो रॉय से कहती है कि मैंने हॉस्टल छोड़ दिया है और अब मैं वहाँ नहीं रह सकती, मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, हमें इसका फैसला करना ही होगा। रॉय भी कह देता है कि तुम परेशान मत रहो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। इधर दूसरी ओर हम हर्षा को देखते हैं जो कि एक म्यूजिक कंपोज करता है और एक बड़े म्यूजिक कंपोजर को सुना रहा होता है, लेकिन उस बड़े कंपोजर ने जो कॉपी की भी धुन होती है उसे हर्षा की धुन के साथ मैच करके ही मूवी करने को कहा होता है। ये बात हर्षा को पसंद नहीं आती। वो उठकर चला जाता है तो बाहर नीमी खड़ी होती है जो हर्षा को माया के पास लेके जाती है। हर्षा माया से मिलता है और यह हम समझ पाते हैं कि माया और हर्षा दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। माया हर्षा से कहती है कि मैं अब घर पर नहीं रह सकती क्योंकि मेरे पापा मेरी शादी की बात कर रहे हैं। फिर हर्षा किसी तरह माया को समझाता है और माया मान भी जाती है। वो ये भी कहती है कि तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन एक बार मेरे पापा से मिल लो, जिस पर हर्षा अग्री कर लेता है। अगले सीन में रॉय और हर्षा दोनों एक रेस्टोरेंट में माया के फादर से बात करते हैं। माया के फादर से हर्षा सारी बात बता देता है कि मैं माया से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तभी अगल बगल के टेबल पर बैठे माया के मामा और चाचा वहीं पर आ जाते हैं।
वो हर्षा से कहते हैं कि हर्षा, ये सब क्या है, तुम दोनों को अभी सिर्फ एक दोस्त बनकर रहना चाहिए। दरअसल वो दोनों मामा और चाचा मिलकर हर्षा को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर्षा डरता नहीं। हर्षा माया के पापा को कहता है कि मैंने बहुत रिस्पेक्ट से आपसे बात की, लेकिन आप एक चीप हरकत कर रहे हैं, समझे। तभी माया के पापा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था, तुम दोनों शादी करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो मैं माया को घर लेके जा सकता हूँ ना। तो हर्षा कहता है कि हाँ, आप लेके जाइए, थोड़ा टाइम लीजिए आराम से, मैं अभी माया से शादी नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। हर्षा वापस अपने काम पर लग जाता है। वो बहुत से प्रोड्यूसर्स के घर जाता है, उन्हें अपने कंपोज की म्यूजिक सुनाता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। हर्षा थक हार कर अपने घर वापस आ ही जाता है, जहाँ रॉय उसे कहता है कि माया ने आज कितनी बार तुम्हें कॉल किया है पता है। तो हर्षा अपना फोन से माया को कॉल करता है। माया से हर्षा को पता चलता है कि माया के घर वाले ने उसे जबरदस्ती घर में बंद करके रखा हुआ है और उसके साथ वो जबरदस्ती कर रहे हैं। जिसके बाद हर्षा गुस्से से उसके घर की तरफ निकलता है। निमी और रॉय भी उसके साथ जाते हैं। हर्षा माया के पिता से कहता है कि जब हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया था तो आप फिर ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो। माया के पिता जवाब देते हैं कि बदतमीजी, ये मेरी बेटी है और मैं उसके साथ जो करूं, मारूं पीटूं तो मैं उससे क्या। हर्षा कहता है कि मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट करूंगा और थोड़ी देर में पुलिस आपको उठाकर लेके जाएगी। माया को तो मैं छुड़ा ही लूंगा, लेकिन आपका क्या होगा। माया के अलावा आपकी 2 बेटियां भी हैं, सोचिए जरा। हर्षा का ये बोलते ही माया के पापा माया को सबके सामने घर से निकाल देते हैं। उसके बाद माया और हर्षा दोनों शादी करके एक साथ रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से काफी खुश भी होते हैं। कुछ ही दिनों में माया के पापा भी हर्षा के घर दोनों को देखने आते हैं और दोनों को एक साथ खुश देखकर माया के पिता दोनों को माफ कर देते हैं। सीन यहीं से चेंज होता है और हम माया को एक कार में अपनी एक फ्रेंड के साथ देखते हैं। उस कार को राघवन चला रहा होता है। दरअसल माया कंपनी में नाइट शिफ्ट में जॉब करती है। माया और उसके साथ काम कर रही सारी लड़कियों को कंपनी की तरफ से वैन की फैसिलिटी मिली होती है और राघवन उसी कंपनी में ड्राइवर होता है। अब राघवन जल्दी पहुंचने के लिए गाड़ी काफी स्पीड में चलाता है। ये देखकर माया उसे स्पीड कम करने को कहती है, लेकिन राघवन उसकी बात सुनता ही नहीं और अपनी स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है। माया के बार बार मना करने पर राघवन उसे गालियां दे देता है। फिर माया अपने ऑफिस पहुंचकर वहां के मैनेजर से राघवन की कंप्लेंट करती है कि ये कैसी बातें कर रहा था मेरे साथ, जिस पर मैनेजर राघवन को काफी सुनाता भी है और उसे कल से गाड़ी ना चलाने के लिए कह देता है। अब राघवन इस बात से काफी गुस्सा होता है। अगले दिन राघवन फिर से गाड़ी से उसे घर छोड़ देता है, लेकिन माया राघवन को देखकर वापस मैनेजर के पास जाती है और उससे कहती है, मैंने आपको मना किया था ना कि मुझे दूसरा ड्राइवर चाहिए, आपने फिर उसी लड़की को काम दे दिया। अब मैनेजर राघवन को देखकर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसने राघवन को गाड़ी से दूर रहने को कहा था, इसके बावजूद वो गाड़ी चला रहा है। मैनेजर तुरंत ही दूसरे ड्राइवर को बुलाकर माया को उसके घर छुड़वा देता है। राघवन को सबके सामने अपनी ये बेइज्जती पसंद नहीं आती और ये सब देखकर वो काफी गुस्सा होता है। इधर रात में हर्षा को म्यूजिक कंपोजर का कॉल आता है, जिसे हर्षा ने सबसे पहले अपना म्यूजिक सुनाया था। दरअसल उस म्यूजिक कंपोजर को हर्षा का म्यूजिक काफी पसंद आया है और वो उसे अपनी फिल्म में म्यूजिक देने का ऑफर भी करता है। हर्षा वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। रातों रात अपने काम के लिए चेन्नई निकल जाता है। साथ ही माया के लिए एक नोट भी छोड़कर जाता है, जिसमें लिखता है कि मुझे एक मूवी में म्यूजिक कंपोज करने का काम मिल रहा है और मैं उसके लिए चेन्नई जा रहा हूँ। माया भी जब अपने जॉब पर जाने के लिए रेडी होती है, तभी वो हर्षा का नोट पढ़कर काफी खुश होती है और जब घर से बाहर निकलती है तो गाड़ी लेकर राघवन उसके घर के सामने खड़ा होता है। राघवन को देखकर माया काफी गुस्से में होती है, लेकिन तभी राघवन माया से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है, आज उस नए ड्राइवर का रूट चेंज हो गया है, आप उससे बात कर लीजिए। माया उस नए ड्राइवर से बात करती है। वो ड्राइवर कहता है कि मैडम, आज मेरा रूट चेंज हो गया है, इसलिए आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे बदले राघवन को ही आज भेज दिया गया है, प्लीज आप उसी के साथ मैनेज कर लीजिए। माया फिर उसकी बात मान जाती है और राघवन की कार में बैठ जाती है। उसके बाद अपने हेडफोन्स को अपने कानों में लगाकर गाने सुनने लगती है। गाने सुनते सुनते वो सो भी जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, वो एक जंगल में होती है और उसके सामने राघवन शराब की बोतल के साथ होता है। माया राघवन से सवाल करती है कि तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो। राघवन कहता है, तुमने मेरी कंप्लेंट की और मैं तुम्हें बता दूं मैं क्या चीज हूँ। इसके बाद राघवन माया पर हमला कर देता है और जान से ही मार देता है। अगले दिन एक बच्चा जो कि उसी इलाके से गुजर रहा होता है, उसे माया की लाश मिलती है। वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है और ऑफिसर अलेक्जेंडर वहां कर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। माया की बॉडी से उसका सर गायब है और पूरी बॉडी खून से लथपथ होती है। फिर इन्वेस्टिगेट करने पर अलेक्जेंडर माया की कंपनी में जाता है, जहां मैनेजर से उसे पता चलता है कि माया तो उस दिन ऑफिस ही नहीं आई। उसके बाद अलेक्जेंडर उस नए ड्राइवर से सवाल करता है। ड्राइवर भी अलेक्जेंडर के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। अलेक्जेंडर समझ जाता है कि जरूर इनके बीच कुछ न कुछ गड़बड़ है। अलेक्जेंडर उसे धमकी देता है तो वो ड्राइवर सारी बात बता देता है। वो कहता है कि मुझसे जबरदस्ती करके राघवन ने गाड़ी छीनी थी और उसी दिन यह हादसा हुआ था। तभी राघवन भी वहां पर आ जाता है।
अलेक्जेंडर सीधा उसको पकड़ने का ऑर्डर देता है। रामचरण राघवन को पकड़ भी लेता है और दूसरी तरफ रॉय, निमी और माया के परिवार को माया की मौत की खबर लग जाती है। सभी लोग काफी दुखी होते हैं। इधर हर्षा का भी काम खत्म हो जाता है और वो अपने घर वापस आता है, लेकिन उसे घर पर माया नहीं मिलती तो वो रॉय को कॉल करता है। रॉय उसे सीधे हॉस्पिटल बुलाता है और सारी बातें बताता है। अब हर्षा माया की मौत की खबर सुनकर बिल्कुल टूट जाता है। उसे माया की मौत से एक सदमा लगता है। उसके बाद राघवन को कुछ समय के लिए कैद हो जाती है, लेकिन हर्षा, निमी और रॉय जज से राघवन की सजा मौत को सुनाने को बोलते हैं, लेकिन जज उसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि अभी के लॉ के हिसाब से हम किसी को मौत की सजा नहीं दे सकते। अब कुछ ही दिनों में राघवन जेल से छूटकर बाहर आ जाता है। जेल से छूटने के बाद वो एक ऑटो रिक्शा खरीदता है और उसी को ही चलाने लग जाता है। हर्षा, निमी और रॉय ये देखकर काफी दुखी होते हैं। निमी कहती है कि राघवन ऐसे नहीं घूम सकता, उसे मरना ही होगा। उसके बाद ये तीनों मिलकर एक मस्त प्लान बनाते हैं, जिसमें निमी राघवन की ऑटो से रेगुलर ट्रैवल करती रहेगी और उसे अपने जाल में फंसाकर जल्दी एयरपोर्ट पहुंचने के बहाने जंगल के रास्ते से लेके जाती है, जहां हर्षा रास्ते में कील बिछाकर राघवन के रिक्शे को पंचर कर देता है और उसे बेहोश करके अपने घर लेके जाता है और एक दर्दनाक मौत देता है। मूवी के आखिर पार्ट में हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर हर्षा का सारा प्लान समझ जाता है और अपने सीनियर से कहता है कि हर्षा ने जो किया वो सही किया। राघवन ने उसकी बीवी की जान ली, लेकिन हमारे कानून ने उसे उम्र कैद की सजा देकर उसे रिहा भी कर दिया। अब वो किसी और को भी तो नुकसान पहुंचा सकता था। राघवन जैसे दरिंदों को तो सूली पे ही चढ़ाना चाहिए। मैं हर्षा को गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसके सीनियर भी इस बात को समझ जाते हैं और हर्षा पर कोई चार्जेस नहीं लगाते। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म